समुद्र में खनन कितना हानिकारक। पृथ्वी की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 10 लाख प्रजातियां समुद्र में रहती हैं, जिनमें से अधिकांश अभी भी गहरे समुद्र में अज्ञात हैं। गहरे समुद्र और इसकी जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे जलवायु विनियमन, मत्स्य पालन उत्पादन और मौलिक साइकिलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, ने फैसला किया है कि कंपनियां समुद्र तल पर खनन करने के लिए जुलाई 2023 से आवेदन कर सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार पॉलीमेटेलिक ग्रंथि संसाधनों की कुल क्षमता 380 मिलियन टन है, जिसमें 4.7 मिलियन टन तांबा और मिलियन टन तथा 92.59 मिलियन टन की संभावना जताई मिलियन टन। वर्तमान में समुद्र के नीचे खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोड नहीं है। अनुमानों के अनुसार केवल 3 वर्षों में दुनिया को दोगुना लिथियम और 70% अधिक कोबाल्ट की आवश्यकता होगी। तथाकथित पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिन्हें मैंगनीज नोड्यूल्स के रूप में भी जाना जाता है, समुद्री तलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आलू के आकार की इन गांठों में निकेल, तांबा, मैंगनीज, दुर्लभ मिट्टी और अन्य मूल्यवान धातुओं का अनुपात अधिक होता है। सबसे अच्छा अध्ययन किया गया क्षेत्र वर्तमान में अमेरिकी राज्य हवाई के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में क्लेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र में 3,500 और 5,500 मीटर के बीच समुद्र तल है। मध्य हिंद महासागर में बेसिन और दक्षिण प्रशांत में कुक आइलैंड्स, किरिबाती एटोल और फ्रेंच पोलिनेशिया से दूर समुद्र के किनारे भी संभावित निष्कर्षण के गुण रखते हैं। गहरे समुद्र में खनन के समर्थकों का तर्क है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए यह आवश्यक है। स्थलीय खनन के विपरीत गहरे समुद्र में खनन के परिणामस्वरूप वनों की कटाई या स्थानीय समुदायों का विस्थापन नहीं होता है। गहरे समुद्र में खनन में रोजगार पैदा करने और इस उद्योग में निवेश करने वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की क्षमता है। गहरे समुद्र में खनन एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, जो कई पर्यावरणीय चिंताओं को उठाता है। साथ ही यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। गहरे समुद्र के खनन का समुद्री पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे गहरे समुद्र के आवासों का विनाश और तलछट परतों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। समुद्री पर्यावरण पर गहरे समुद्र में खनन के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सीमित ज्ञान है, जिसमें गहरे समुद्र की जैव विविधता पर संभावित प्रभाव भी शामिल है। गहरे समुद्र में खनन एक महंगी प्रक्रिया है और धातुओं की महत्वपूर्ण मांग के अभाव में वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है। गहरे समुद्र में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं है, जिससे पर्यावरणीय क्षति हो सकती है और देशों के बीच संभावित संघर्ष हो सकता है। कंपनियों ने तर्क दिया है कि गहरे समुद्र में खनन भूमि पर निष्कर्षण की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो सकता है, यह इंगित करते हुए कि यह 80% कम ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करेगा। कंपनी का दावा है कि गहरे समुद्र में खनन से जंगलों और मिट्टी जैसे कार्बन जलाशयों पर मुश्किल से प्रभाव पड़ेगा, लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, कम ताज़े पानी का उपयोग किया जाएगा और कम विषाक्त पदार्थों को छोड़ा जाएगा। वे यह भी दावा करते हैं कि गहरे समुद्र में खनन काफ़ी हद तक स्वचालित हो जाएगा, जिससे कांगो में बच्चों सहित कोबाल्ट खनिकों के शोषण से बचा जा सकेगा, जहां आज दुनिया के अधिकांश कोबाल्ट का खनन किया जाता है। गहरे समुद्र में खनन समुद्र तल को नुकसान पहुंचाने से परे जाएगा और मछली की आबादी, समुद्री स्तनधारियों और जलवायु को विनियमित करने में गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के आवश्यक कार्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सीबेड माइनिंग को आसान बना दिया जाता है, जब एक विशाल वैक्यूम नोड्यूल्स के निष्कर्षण के लिए समुद्र तल पर केवल चलकर कार्य कर सकता है, जिसे फिर एक नली के साथ सतह पर लाया जाता है।
मगर समुद्र तल का जीवित हिस्सा नोड्यूल्स के साथ साथ नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि सभी जीव, बैक्टीरिया और उच्च जीव जो तलछट में और नोड्यूल्स पर रहते हैं, पूरी तरह से निष्कर्षित कर लिए जाते हैं। इन जीवों को जीवित रहने के लिए मैंगनीज नोड्यूल्स की भी आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वे लाखों वर्षों तक वापस नहीं आएंगे। तेजी से पुनर्जनन असंभव है, क्योंकि एक नोड्यूल को कुछ मिलीमीटर बढ़ने में 1 लाख साल लग सकते हैं। गहरे समुद्र में खनन के वैज्ञानिकों और विरोधियों को भी डर है कि सक्शन से तलछट के बादल कई 100 किलोमीटर के दायरे में पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। संभावित पीड़ितों में पौधे, मध्य पानी की गहराई में जीव और सूक्ष्मजीव शामिल होंगे जिनके श्वसन तंत्र तलछट द्वारा अवरुद्ध हो सकते हैं। आपको बता दें कि दुर्लभ पृथ्वी धातुएं अद्वितीय गुणों के साथ 17 तत्वों का एक समूह है, जिनमें उच्च चुंबकीय शक्ति, ताप के प्रति प्रतिरोध और विद्युत चालकता शामिल होती है। समूह में लैंथेनम, सीरियम, प्रेज्यूडिमियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, यूरोपियम, समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, हीलियम, एर्वियम, थुलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम, स्कैंडियम और इट्रियम शामिल है। नाम के विपरीत ये विशेष रूप से दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा में निकालना मुश्किल है और अक्सर अन्य खनिजों के साथ मिश्रित पाए जाते हैं। पवन टरबाइन, सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की वृद्धि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और धातुओं की मांग को बढ़ा रही है। इन खनिजों का उपयोग मैग्नेट, बैटरी और जनरेटर जैसे प्रमुख घटकों के उत्पादन में किया जाता है। उदाहरण के लिए, पवन टरबाइन के उत्पादन में नियोडिमियम, प्रासोडिमियम और डिस्प्रोसियम का उपयोग किया जाता है, और लिथियम, कोबाल्ट और निकल का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी में किया जाता है। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और धातुओं का उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। इन खनिजों का उपयोग स्क्रीन, स्पीकर और अन्य घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपियम का उपयोग स्क्रीन के लिए लाल फॉस्फोर के उत्पादन में किया जाता है और टेर्बियम का उपयोग हरे फॉस्फोर के उत्पादन में किया जाता है। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और धातुओं का उपयोग मिसाइलों, विमान इंजन और रडार सिस्टम जैसी रक्षा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में किया जाता है। इन खनिजों का उपयोग मिश्र धातु, चुंबक और अन्य घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जेट इंजन घटकों के उत्पादन में यट्रियम का उपयोग किया जाता है और रडार सिस्टम में यूरोपियम और गैडोलिनियम का उपयोग किया जाता है। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और धातुओं का उपयोग एमआरआई मशीनों और एक्स-रे मशीनों जैसी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में किया जाता है। इन खनिजों का उपयोग चुंबक और अन्य घटक बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, गैडोलिनियम का उपयोग एमआरआई कंट्रास्ट एजेंटों के उत्पादन में किया जाता है। कृषि में उर्वरकों और मिट्टी कंडीशन के रूप में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और धातुओं का उपयोग किया जाता है। इन खनिजों का उपयोग पोषक तत्व प्रदान करने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, लैंथेनम और सेरियम का इस्तेमाल फसलों के लिए उर्वरकों के रूप में किया जाता है। गहरे समुद्र में खनन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय किए जाने की आवश्यकता है। प्रमुख उपायों में से एक यह है कि किसी भी खनन गतिविधियों को शुरू करने से पहले व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। इन आकलनों में समुद्री पर्यावरण पर खनन के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इन प्रभावों को कम करने के उपायों की पहचान की जानी चाहिए। खनन उद्योग को सख्त नियमों और मानकों का पालन करने की भी आवश्यकता होनी चाहिए जो खनन गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण और क्षति की मात्रा को सीमित करते हैं। एक और उपाय जो किया जा सकता है वह गहरे समुद्र में खनन स्थलों के आसपास एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का कार्यान्वयन है।
एमपीए कमजोर यानी वल्नरेबल समुद्री आवासों की रक्षा करने और समुद्री जैव विविधता पर खनन गतिविधियों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। एमपीए की स्थापना खनन गतिविधियों पर निगरानी और नियमों को लागू करने के लिए एक ढांचा भी प्रदान कर सकती है। हाल ही में एक स्टडीज में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच दुर्लभ पृथ्वी धातुएं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर तनाव बढ़ सकता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वर्ष 2019 में अमेरिका ने चीन से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का लगभग 80% आयात किया है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी चीन से अपनी आपूर्ति का 98% दुर्लभ मृदा तत्व आयात करता है। वर्ष 1987 में भारत अग्रणी निवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला ऐसा पहला देश है जिसे पॉलीमेटैलिक ग्रंथियों के संबंध में अन्वेषण एवं उनके उपयोग के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसिन में एक विशेष क्षेत्र आवंटित किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के माध्यम से पॉलीमेटैलिक ग्रंथियों के संबंध में अन्वेषण एवं उपयोग पर एक दीर्घकालिक कार्यक्रम का संचालन करने वाले शीर्ष 8 देशों या ठेकेदारों में से भारत एक है। पॉलीमेटैलिक ग्रंथियों संबंधी विकास गतिविधियों हेतु भारत को अंतर्राष्ट्रीय जल के तकरीबन 75,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। ये सभी अधिकार इसे आईएसए द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के काम में सक्रिय रूप से योगदान देता है। बीएनटी की खास पेशकश।